जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज की जो न्यूज़ आपके लिए लाई जा रही है उसमें जो मुद्दा है वो एक संस्थान का है और ज़्यादातर ये संस्थान जो है केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है और ज़्यादातर ये आरोप लगाए जाते हैं इस संस्थान के लिए कि ये राज्यों की जो एक संघीय ढांचे में जो स्वतंत्रता है वो स्वतंत्रता छीनता है। कहीं ना कहीं इस संस्थान का जो राजनीतिक इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, राइट। तो मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे मैं किस संस्थान की बात करने जा रहा हूं। तो आप बिल्कुल सही हैं, हम बात करने जा रहे हैं सीबीआई की। आइए देखते हैं हम इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं, ऐसा न्यूज में क्या आया है, राइट। तो आइए देखते हैं, आज का द हिंदू का ये न्यूज़पेपर है। यहां पर आप देखेंगे कि एक न्यूज है, एक सेकेंड पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए, ये न्यूज है कि तमिलनाडु मिनिस्टर अरेस्टेड बाय ईडी। ईडी मींस एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जो है जो संस्थान है ये भी केंद्र का है। रिमांडेड इन जुडिशियल कस्टडी। तो यहां पर आप देख रहे होंगे जो मिनिस्टर है सेंथी बालाजी, तो इनको अरेस्ट किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये एक भावनात्मक रूप से टूट गए हैं, राइट। इस तरह की बातें हैं। हालांकि हमें जो एग्जाम वाइज समझना है वो क्या है, हमें वो देखना है, राइट। तो देखेंगे ये जो हादसा जो हुआ है, इस हादसे के बाद जो तमिलनाडु की सरकार है उसने एक अहम फैसला लिया है। वो फैसला ये है कि तमिलनाडु सरकार ने बोला है कि अब वो जो सीबीआई जो संस्थान है, सीबीआई, इस सीबीआई संस्थान को जो एक शक्ति प्रदान कर रखी थी राज्य सरकार ने, तमिलनाडु सरकार ने, कि वो राज्य सरकार के बिना अनुमति के राज्य के जो मुद्दे हैं उसमें हस्तक्षेप कर सके। अब जो ये शक्ति दी गई थी तमिलनाडु द्वारा सीबीआई को, अब उसने इस शक्ति को वापस ले लिया, राइट। अब आइए देखते हैं कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर ये जो न्यूज है वो आपके समक्ष मैंने रखी है। तो यहां पर आप देखेंगे जो एक धारा है, धारा 6, यहां पर आपको दिख रहा होगा। धारा 6 किसकी है? ये दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट की। ये जो एक्ट है जिसे हम डीएसपीई एक्ट कहते हैं, जो 1946 का एक्ट है, 1946 का एक्ट है, जिसके माध्यम से जो आपका सीबीआई संस्थान है वो अपनी शक्ति लेता है। अब यहां पर दो प्रमुख बातें हमें समझ लेनी है। सबसे पहला प्रश्न है कि इतना पुराना अधिनियम कैसे अस्तित्व में है आज तक? तो ये अनुमति है, आपने आर्टिकल 13 को पढ़ा होगा, वहां पर आपको पता है दो तरह की जो विधि है, एक है प्रवर्त विधि और दूसरी है विधि। एक है लॉ और एक है लॉ इनफोर्स। तो मैं बात करूंगा प्रवर्त विधि, जिसे लॉ इनफोर्स कहते हैं। उसके तहत यह है कि कोई भी कानून जो संविधान लागू होने से पहले का लिया हुआ है उसे लिया जा सकता है, परंतु अगर वो कानून या उससे संबंधित कोई भी बात संविधान के नियमों का उल्लंघन करती है तो कहीं ना कहीं उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। खासकर वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जैसे कि कल मैंने कहा था आपसे कि मैंने नल और वॉइड का जो डिफरेंस है वो मैंने बता दिया है। तो यहां पर याद रखेंगे कि इस तरह के जो हमारे संविधान लागू होने से पहले के जो अधिनियम हैं वो आज भी हमें क्यों दिखते हैं, क्यों वर्तमान में दिखते हैं? कारण है अनुच्छेद 13। संविधान का अनुच्छेद 13 उनको अनुमति देता है जब तक वो संविधान के नियमों का उल्लंघन ना करें। अब यहां से जो दूसरी बात हमें समझनी है वो समझनी है, जो सीबीआई है वो क्या है? एक संवैधानिक निकाय है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या एक कानूनी निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, या एक कार्यपालिका द्वारा स्थापित संस्थान है, या एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं सीबीआई जो है एक कानूनी निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। ऐसा कतई भी नहीं है, ये बात याद रखेंगे। सीबीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, कानूनी निकाय नहीं है, राइट। पहली बात ये याद रखेंगे। परंतु ये जो सीबीआई है अपनी शक्ति किस अधिनियम से लेता है? वो शक्ति अपने इस डीएसपीई अधिनियम से लेता है, ये बात याद रखेंगे, राइट। अब आगे देखते हैं। अब सीबीआई के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, इसका ऐतिहासिक पहलू देख लेते हैं। देखिए, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, यानी कि मैं बात कर रहा हूं 1939 से 1945 के बीच की बात कर रहा हूं,
तो हो क्या रहा था कि युद्ध में ये देखा जा रहा था कि कहीं ना कहीं लोग क्या करते हैं, युद्ध में एक अपने फायदे के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करते हैं। यानी कि कैसे, जैसे सूचनाएं दुश्मन को दे देते हैं, बदले में पैसा ले लेते हैं। तो इस तरह की घटनाएं होती थी। तो इन घटनाओं को देखने के लिए कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश सरकार है उसने एक अनौपचारिक तौर पर, यानी कि अनऑफिशियली, एक संगठन बनाया और उस संगठन को कहते थे स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। 1941 में गठित किया गया है। ठीक है, संस्थान नहीं बोला है मैंने, संगठन बोला, एक ऑर्गेनाइजेशन बोला है जो अनऑफिशियल थी, राइट। और कहीं ना कहीं जो डिपार्टमेंट ऑफ वॉर बनाया था, यानी कि युद्ध तो इतना लंबा चल रहा था, इसीलिए एक विभाग बनाना पड़ा। इमेजिन करिए 1939 से 1945 तक ये युद्ध चल रहा है, 5 से 6 साल का आप लेके चलिए समय। तो कहीं ना कहीं एक विभाग बनाना पड़ा। तो वो इस विभाग के अंतर्गत ये काम करता था, एसपीई कहते थे इसे, ठीक है, जिसकी स्थापना कभी 1941, और किसके अंतर्गत आता था, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर के। अब आगे देखते हैं क्या है। फिर देखा गया कि ये जो आपका एसपीई है, इसने अच्छा काम किया, तो इसको कहीं ना कहीं एक औपचारिक रूप देना था, एक फॉर्मलाइज करना था इसे। तो इसी को फॉर्मलाइज करने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया, जो है डीएसपीई अधिनियम 1946, यानी कि दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो चुका है तब ये पारित किया गया, और ये आज भी वर्तमान में अस्तित्व में है। इसी से शक्ति लेता है सीबीआई, राइट। तो ये बात याद रखेंगे। अब क्या है, मैंने ये बोला कि सीबीआई इससे शक्ति लेता है, किस अधिनियम से, 1946 वाले से। मैंने ये नहीं बोला कि सीबीआई स्थापित हो गया है 1946 में, राइट। अभी सीबीआई स्थापित नहीं होगा। आगे ये बात मैं बता चुका हूं, सीबीआई इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ये कानूनी निकाय नहीं है, परंतु कानूनी निकाय ना होने के बावजूद, स्टैट्यूटरी बॉडी ना होने के बावजूद, ये अपनी जो शक्तियां धारण करता है वो इसी डीएसपीई अधिनियम 1946 से धारण करता है, राइट। अब देखेंगे जो सीबीआई है उसकी जो सीबीआई गठित किया जाता है उसके पीछे क्या स्टोरी है। एक आयोग गठित किया जाता है, माफ कीजिएगा, एक समिति गठित की जाती है जिसका नाम है संथनाम समिति। ये है संथनाम जी। तो इनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाती है जो कहीं ना कहीं एक सुझाव देती है कि कहीं ना कहीं एक संस्थान बनाया जाए जो कहीं ना कहीं करप्शन जो है उसको काबू में रखे, जो करप्शन हो रहा है, क्योंकि इस समय काफी करप्शन देखा जा रहा था। तो संथानम समिति द्वारा कहा गया कि एक संगठन गठित किया जाए। अब इन्होंने, जो समिति है उसने 1962 से 1964 तक काम किया, ठीक है। परंतु इनकी ये जो बात थी, जो कि एक संस्थान गठित किया जाए जो करप्शन को देखे, तो उसी के तहत जो केंद्र सरकार है उसने एक संस्थान गठित किया एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द्वारा, जिसे हम कहते हैं सीबीआई। तो सीबीआई की स्थापना हुई है 1963 में। अब ये जब स्थापित किया गया, जब ये बनाया गया, तो ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाया गया, ठीक है। अब क्या किया गया, इसको जोड़ दिया गया डीएसपीई अधिनियम 1946 से। तो इसीलिए मैंने कहा ये ऐसा संस्थान है जो अपनी शक्ति किसी अधिनियम से लेता है, परंतु ये एक स्टैट्यूटरी कानूनी निकाय नहीं है। साधारण तौर पर ज्यादातर जो कानूनी निकाय होते हैं वो अपनी शक्ति अधिनियम से लेते हैं। तो ये सीबीआई एक तरह का अपवाद है, एक्सेप्शन है, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखते हैं। अब ज्यादातर जो सीबीआई है वो किस तरह के केस को देखता है वो देख लेते हैं। जैसे कि एंटी करप्शन क्राइम्स होते हैं, यानी कि जो भी करप्शन करता है, जैसे आपसे घूस ले लेता है, रिश्वत लेता है, इस तरह के जो क्राइम होते हैं वो सीबीआई देखता है। स्पेशल क्राइम्स का यहां तात्पर्य है जैसे मनी लॉन्ड्रिंग होती है, इस तरह के जो क्राइम होते हैं वो सीबीआई देखता है। जैसे कहीं पर पुलिस फेल हो जाती है, पुलिस उतना काम नहीं कर पा रही है, तो सीबीआई जांच करवाई जाती है, राइट। और सुमोटो केसेस, सुमोटो एक कानूनी शब्द है। सुमोटो का मतलब होता है स्वेच्छा, यानी कि इसमें ये बिना अपील के अपनी इच्छा से वो जो केस है उसको अपने संज्ञान में ले सकते हैं, राइट। जैसे सुमोटो जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास भी है हमारी। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये जो केस है ये हमारे दायरे में आता है या हमारे संज्ञान में होना चाहिए, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट उस केस को ले सकता है और उसको सुमोटो कहते हैं। तो इसको आप साधारण वे में समझ सकते हैं, साधारण तौर पर, कि जब अपील नहीं की जाती है उसके बिना भी
जो संस्थान है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है या सीबीआई है, वो उस केस को अपने संज्ञान में या अपने दायरे में ले सकता है, राइट। ये बात याद रखेंगे। अब प्रश्न है, एग्जाम वाइज इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है कि जो डायरेक्टर होते हैं सीबीआई के, उनको नियुक्त कैसे किया जाता है। देखिए 2014 से पहले इसकी जो नियुक्ति होती थी वो जो डीएसपीई अधिनियम है उसके तहत होती थी, परंतु आपको पता ही है लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया। लोकपाल और लोकायुक्त में ये अंतर है कि लोकपाल केंद्र को समर्पित है और जो लोकायुक्त है वो राज्यों को समर्पित है, राइट। तो जो लोकपाल अधिनियम है उसके तहत अब 2014 से इसमें परिवर्तन आए, क्योंकि ये जो अधिनियम है 2013 में पारित हुए थे। तो 2014 से जो सीबीआई के जो डायरेक्टर है उनकी नियुक्ति में परिवर्तन आया है, ये बात याद रखेंगे, जो वर्तमान में भी चल रहा है। तो यहां पर क्या है, एक सबसे पहले क्या होता है, जो प्रोसीजर है वो ये है कि एक जो डीओपीटी है, जिसे हम कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग, ये डायरेक्ट हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके अंतर्गत ये विभाग आता है। तो ये जो डीओपीटी है ये एक लिस्ट जारी करता है, जो भी उन्हें लगता है कि ये डायरेक्टर बनने के लिए योग्य है, तो ऐसी एक लिस्ट जारी की जाती है। और उसका आधार क्या होता है, सीनियोरिटी रहती है, यानी कि जो उनकी एक कार्य के प्रति जो उनका एक्सपीरियंस है उसके आधार पे जो सीनियोरिटी होती है। देखिए एक्सपीरियंस और सीनियोरिटी को आप जोड़ सकते हैं, और इंटेग्रिटी को यहाँ पर आपने जो एक व्यक्ति विशेष के रूप में आप इंटेग्रिटी कैसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं कि वो व्यक्ति कभी टूटा नहीं है, यानी कि कभी लालच के तहत उसने कभी भी कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, यानी कि उसका जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है बिल्कुल क्लियर है, ईमानदारी है उसके अंदर, राइट। तो ये आधार रहते हैं। जब ये डीओपीटी द्वारा ये जो अनुसूची है लोगों की, वो जब बना दी जाती है, क्रमबद्ध कर दी जाती है, तब उसको दिया जाता है एक समिति को। अब ये समिति में कौन कौन होते हैं वो हमें समझना है। समिति के जो मुखिया होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये बात आपने याद रखना, यानी कि जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो अपने आप इसका अध्यक्ष बन जाएगा समिति का। और इसमें अन्य सदस्य भी होते हैं, एक हमारे विपक्ष के जो लीडर होते हैं, जो अपोजिशन में बैठे हैं वो होते हैं। इसमें आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, अगर ये नहीं है तो कोई भी जज हो सकते हैं, परंतु शर्त है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए। तो इन लोगों को इस समिति में बैठाया जाता है, फिर ये लोग इसका स्क्रूटनाइज करते हैं, यानी कि काट छाट करते हैं, तत्पश्चात हमें एक डायरेक्टर मिलता है, राइट। तो आप समझ सकते हैं थोड़ा जटिल एक व्यवस्था बनाई गई है डायरेक्टर को नियुक्त करने के लिए, जो कि अच्छी बात है, राइट। अब देखिए इसी में जो नियुक्ति है, ये जो नियुक्ति की जाती थी ये केवल 2 वर्षों के लिए की जाती थी। जो डीएसपीई अधिनियम था 1946 का, उसमें भी 2 वर्ष ही लिखा गया था। फिर 2014 में लोकपाल लोकायुक्त द्वारा भी जो कार्यकाल है उसमें कोई फर्क नहीं किया गया, यानी कि 2 ही वर्ष रखा गया, क्योंकि ऐसे पद में ये फायदेमंद समझा जाता है कि व्यक्ति ज्यादा लंबे समय तक ना बैठे। अब क्या है, 2021 में राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी करें। ये देखिए, आप जानते हैं अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, और यहीं पर राज्यपाल की बात करूं तो राज्यपाल 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम राष्ट्रपति की बात करेंगे। तो नवंबर 2021 में 2 अध्यादेश जारी किए गए, जिसके तहत जो सीबीआई है और जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, यही संस्थान जो अभी आपने न्यूज में देखा था कि ईडी ने पकड़ा है, तो सीबीआई और ईडी दोनों के जो डायरेक्टर है उनका कार्यकाल 2 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 5 वर्ष, राइट। अब देखिए आप सोचेंगे कि मैंने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की बात ज्यादा क्यों नहीं करी, यहां पर सीबीआई की बात ज्यादा क्यों कर रहा हूं। वो कारण यह है क्योंकि सीबीआई को लेकर तमिलनाडु सरकार ने बोला है कि अब से हम सीबीआई को कंसेंट नहीं देते हैं, राइट। वो हम आगे देखेंगे क्या है बात है। अब देखिए ध्यान से देखेंगे, एक जो आपका डीएसपीई अधिनियम 1946 का है, उसकी एक धारा है, धारा 6 सेक्शन 6 ऑफ डीएसपीई एक्ट ऑफ 1946। वो कहता है कि कहीं ना कहीं जब भी सीबीआई कोई कार्य करेगी किसी राज्य में, ठीक है, किसी भी राज्य में, तो उसमें राज्य की सहमति होना अनिवार्य है, राज्य की सहमति होना अनिवार्य है। तो यहां से आप क्या समझे, ये जो धारा है ये राज्यों को शक्ति देती है। अब हुआ क्या था कि सभी राज्यों को एक केंद्र सरकार ने कहीं ना कहीं तैयार कर दिया था कि आप के लिए ही सीबीआई बनाई गई है, जहां आपकी पुलिस फेल होगी तो सीबीआई द्वारा हम काम कराएंगे। तो इसीलिए बहुत सारे राज्यों ने इसमें सहमति दे दी थी कि ठीक है, आप हमारी बिना आज्ञा के अगर हमारे राज्य में कोई समस्याएं हैं तो आप देख सकते हैं।
परंतु धीरे धीरे ये देखा गया कि ये सीबीआई कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है उसके अंतर्गत एक कठपुतली की तरह बन गई है। यानी कि केंद्र सरकार इसमें मतलब सीबीआई का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं बहुत जगह देखा गया है कि गलत तरीके से जो राज्य हैं या जो विपक्ष है उनके मंत्रियों को गलत तरीके से फंसाया जाता है। तो ये सब देखा गया है, हालांकि हम इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि बिना प्रूफ के बोलना गलत होता है, राइट। फिर भी ये एक मुद्दा उठा था, इसीलिए अब आप देख रहे होंगे हल्के हल्के राज्य क्या कर रहे हैं, सेक्शन 6 ऑफ डीएसपीई अधिनियम जो है, एक्ट है 1946 वाला, उसके तहत अपना जो कंसेंट है जो उनको शक्ति देता है, अब उससे सब बाहर आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर याद रखेंगे पहले भी जो 9 राज्य हैं वो बाहर आ चुके हैं, प्लस अब एक और आ गया है तमिलनाडु, तो वर्तमान में कितने हो गए हैं 10। अब आपसे क्वेश्चन बन सकता है ये राज्यों से कि कौन कौन से राज्य जो ये समझौता था केंद्र और राज्यों के बीच कि सीबीआई बिना आपके अनुमति के जो भी अपनी खोजबीन है वो कर सकती है, तो उसके तहत अब कौन कौन से राज्य नहीं है। तो इसके लिए एक शॉर्टकट बना रखा है मैंने, देखिए आरपीएम होता है, आरपीएम आप जानते हैं जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आरपीएम होता है जो कहीं ना कहीं एक आपका जो एक्सीलरेशन है उसको दर्शाता है। तो आरपीएम ऑफ केटीएम एंड जेसीबी, केटीएम आप बाइक होती है और जेसीबी आप जानते हैं ये भी वाहन है जेसीबी, तो ये एक फॉर्मूला है आरपीएम ऑफ केटीएम, एक सेकंड से रिमूव कर लेते हैं, आरपीएम ऑफ केटीएम एंड जेसीबी, क्योंकि ऐसी बातें हमें जल्दी याद रहती है, राइट। अब आरपीएम देखिए, आर से राजस्थान हो जाएगा आप सब, पी से पंजाब हो जाएगा, एम से आपका मिजोरम और मेघालय। याद रखेंगे 2 एम है तो इसमें आप मणिपुर में भी कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मणिपुर नहीं है, मिजोरम और मेघालय है। इस तरह से ये आपका केरला है, राइट, ये आपका तेलंगाना है, ये आपका झारखंड है, ये आपका छत्तीसगढ़ है, ये आपका बंगाल है, और एक नया आ गया है तमिलनाडु। तो इस तरह से प्रश्न बन सकता है। तो आपने देखा हमने क्या क्या सीखा, एक न्यूज से हमें कितना जो बैकग्राउंड है, क्योंकि एग्जाम में आपको उसका एक बैकग्राउंड चाहिए होता है, राइट, और उसका राजनीतिक पहलू हमें एग्जाम के लिए नहीं चाहिए होता है, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये न्यूज आपको पसंद आई होगी। तो यहीं से मैं अपना वीडियो एंड करने जा रहा हूं। जय हिंद।